हजार बर्फ गिरें, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। टॉपर स्टॉक विजन आईएएस में आज हम स्वागत करते हैं नीपा मनोचा का। नीपा मनोचा ने इस साल 144वीं 144th रैंक हासिल की है। मोस्ट लाइकली इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करेंगी। नीपा के बारे में बताना चाहेंगे कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद उन्होंने मास्टर्स किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने हासिल की कंपनी सेक्रेटरी के एग्जामिनेशन में। नीपा की कहानी बहुत प्रेरणा देती है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा पहली बार 2018 में दी, फिर 2019 में दी और दोनों ही बार अनफॉर्चुनेटली वो प्रिलिमिनरी एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाई। लेकिन 2020 में उन्होंने इंटरव्यू स्टेज तक क्वालिफाई किया, लेकिन डेस्टिनी को कुछ शायद और ही मंजूर था। आइए जानते हैं नीपा से उनकी कहानी। हाय नीपा, कांग्रेचुलेशंस। सबसे पहले ये बताइए, हैज इट संक इन येट? Ma'am, it has been a month, but the feeling is so delightful that it is still taking time to sink in. Okay. And all my parents are so excited. Right. And my relatives are also excited. So it's taking a little time to sink in. But yes. Okay. Finally. Yes. तो नीपा, जैसे मैंने कहा कि और हम अभी जब बात भी कर रहे थे बाहर की, आपने मतलब मैं जानना चाहूँगी आपसे, शुरू से शुरू करते हैं कि अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, कहाँ से प्रेरणा मिली, क्या जर्नी रही आपकी? सेवरल अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली, तो हम आपसे ही सब कुछ जानना चाहेंगे। सो मैम, इस एग्ज़ाम को देने का तो बचपन में ही ठान लिया था। आई रिमेंबर एक उस टाइम पे एक बड़ी अलग तरीके की डायरी आती थी, लॉक वाली, तब चलन शुरू हुआ था। और मुझे वो गिफ्ट में मिली थी डायरी, तो मैंने उस पर लिख दिया था कि ये है यूपीएससी के लिए स्पेसिफिकली। वो प्रेरणा मेरे पिताजी से मुझे मिली थी। My father had also given 3 attempts at UPSC. वो इंटरव्यू स्टेज तक गए थे। एंड वहाँ उस टाइम शायद डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, तो वो क्लियर नहीं कर पाए थे। एंड इस चीज़ के बारे में घर पे बहुत बातें होती थी, तो इतना आइडिया था कि हाँ, यूपीएससी करके एक एग्जामिनेशन होता है, उससे आईएएस, आईपीएस या फिर बाकी के जो सिविल सर्विसेज होती हैं वो आपको अलॉट होती हैं। प्लस दोनों पेरेंट्स टीचर्स रहे हैं, तो घर पे हमेशा ही एक एकेडमिकली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट था। एंड आई फील ब्लेस्ड कि उस एनवायरनमेंट में मुझे एक इकोसिस्टम ऐसा मिला कि आई कुड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज। तो मुझे पढ़ना काफ़ी अच्छा भी लगता था। राइट। बचपन में मैं एक कोने में बैठ जाती थी अपनी किताबों के साथ। अच्छा। तो वो जो किताबी कीड़ा कहते हैं, बचपन से ही वो मेरे अंदर था। ओके। एंड इफेक्टिवली था कि हाँ, करना तो है ये एक ना एक दिन। बट फिर उसके बाद मैंने जब 12th क्लास में ये डिसीजन लेना था कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, तो आई थॉट ऑफ टेकिंग कॉमर्स। उसमें इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती थी मुझे, अकाउंट्स बहुत अच्छी लगती थी, तो इस वजह से मैंने कॉमर्स ऑप्शनल लिया। और फिर उसके बाद मैम यही हुआ कि उस ऑप्शनल से इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि उसी में आगे फिर आई डिड माई ग्रेजुएशन इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। वो 3 साल भी बहुत अच्छे थे, काफ़ी एक्सपोजर था, बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो तो आप वहाँ पर सीमित नहीं रहते, वहाँ पे भी फिर आपको उड़ने के लिए मौके मिलते हैं। और वहाँ पे सब सीए कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आई शुड ऑल्सो टेक अप समथिंग दैट इज इन द सेंस उस टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर था। करेक्ट। तो आई ऑप्टेड सीएस। अब ये होता है कि जैसे जो दिल्ली के लोग होंगे वो समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, कि हम जब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उनके एक लव और केयर में, एक सपोर्ट में हम कोकून्ड होते हैं। तो हमें कभी पता नहीं होता कि असली जिंदगी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, अकेले रहना कैसा होता है, एक प्रोफेशनली कैसे आप मैनेज करते हो चीज़ों को। सो आई टुक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। सीएस को मैंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उसके भी एग्जाम्स दिए, जैसे आपने बताया, उसमें भी मेरी रैंक आई।
और उसके बाद आई स्टार्टेड अ जॉब, जो एक फुल टाइम जॉब थी। उसको मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही डिसाइड किया कि आई डू दैट। तो वहाँ पे मुझे गुड़गांव में रहना था, 9 to 9 की जॉब थी, काफ़ी प्रेशर्स थे। तो एक होता है कि आपने एक बचपन में सपना तो देखा होता है, बट वो सपना इतना ज़्यादा बड़ा होता है करेक्ट कि आपको उसके लिए काम करने से भी काफ़ी डर लगता है। नाउ माई फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज वाइल आई वॉज इन द जॉब। तो वो तो मतलब मैंने दे दिया जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स कि हाँ कि क्या पेपर है, क्या पैटर्न है, विदाउट एनी कोचिंग। तो मैंने कहा कि चलो एक बार देख के देते हैं। तो आई गिव द एग्जामिनेशन, बट वो नहीं हुआ। फिर कहीं ना कहीं अंदर ये पिंच होता था कि आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि सपोर्टिंग पेरेंट्स है, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, और हर चीज लाइफ में जो चीज होनी थी वो हो रही थी, मतलब जो चाहा था वो मिल रहा था। करेक्ट। बट यही था कि बहुत ज्यादा रिग्रेट होता था कि कुछ और क्यों नहीं, वाई स्टिक टू जस्ट वन कंपनी, जो कि बहुत एक्सपोजर भी देती थी कंपनी, बट वही काम एक कंट्री के लिए करना, अपनी कंट्री के लिए करना, जस्ट टू गिव बैक। तो वो चीज दैट स्टेड विद मी एंड दैट पिंच्ड मी। सो वहां पे मैंने फिर आई डिसाइडेड दैट आई वुडंट वांट टू कंटिन्यू माय जॉब एंड आई वुड गो इनटू यूपीएससी प्रिपरेशन होल हार्टेडली। अब सेकंड अटेम्प्ट भी दिया, इस बार कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया। तो उस टाइम पर कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे साइड, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग है। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, दोनों चीजों को बहुत इफेक्ट करता है। करेक्ट। और उस टाइम जैसे नया नया बच्चा होता है कि एक कॉलेज से निकला या पोस्ट ग्रेड करके निकला, तो उस टाइम मेंटल मैच्योरिटी इतनी नहीं होती कि कैसे उन सब चीजों को हैंडल किया जाए। फिर ये प्रोसेस इतना आपको समझा देता है कि आप वही इवॉल्व कर जाते हो मेंटली। एंड देन मैम वही एक सबसे बड़ा फेलियर आई थिंक वही था कि इतना पढ़ के भी सेकंड अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला, जो कि आजकल बहुत लोगों के साथ हो रहा है। प्री हैज बिकम द गेम चेंजर नाउ। फिर थर्ड अटेम्प्ट में आई कुड बाय गॉड्स ग्रेस एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन। तो फिर इस वजह से आई कुड क्लियर माय प्री। तब मेंटरिंग भी काफी थी और थोड़ा सा नजरिया भी बदल गया था कि आई एम क्लोज इनफ। राइट। फिर उसके बाद तब भी ऐसा लगता है कि जब थर्ड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक भी पहुंच गए और फिर वो फाइनल लिस्ट में अपना नाम ना देख पाना, वो बहुत ज्यादा चुभता है। ऐसा इंस्टेंस है कि जब मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था और हम चेक कर रहे थे, तो मेरी मदर कहती कि शायद तुम गलत लिस्ट देख रही हो, आई थिंक यू आर रीडिंग द रॉन्ग लिस्ट। राइट। एंड शी डिडंट रियली बिलीव कि आई हैवंट मेड इट। राइट। So that was also one of the setbacks that I faced. After that, I thought कि उसके बाद जो प्री था वो अगले 15 दिनों में था। उस टाइम इतना ज़्यादा मतलब I was so emotionally attached to the process कि मुझे था कि प्री नहीं देना है, but eventually relentlessly I went कि ठीक है दे देते हैं, फोर्थ प्री दे के देखते हैं। But then that also I couldn't clear, and उसके बाद जब पता चला तो वो 0.67 मार्क्स से I couldn't clear. I just missed by this much. And this is after you had qualified for the interview right. in the last attempt, right. and the next attempt you could not qualify the preliminary exam. Yes. Right. तो अब वो जो fear of failure था वो और ज़्यादा ingrain हो गया कि out of my 4 attempts I couldn't even clear 3 in 3. तो ये चीज़ अब मेरे लिए और ज़्यादा बड़ी हो गई. Sure. So I thought of taking a break. उस टाइम पे तो ऐसा इंसान शाटर होता है कि उसको लगता है कि बस अब तो बहुत हो गया, मे बी ये राह हमारे लिए बनी नहीं है। Right. तो आई थॉट ऑफ जॉइनिंग सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हर इंसान को हर मोमेंट पे एक प्लान भी ज़रूरी रखना चाहिए, बिकॉज द प्रोसेस इज सच कि वो बहुत अनप्रडिक्टेबल है, बहुत कई चीज़ें जो हैं वो बहुत रैंडम है, तो प्लान भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो आपको एक तरह से इमोशनली डिटैच भी कर देता है प्रोसेस से। अब जैसे मेरा प्री जो नहीं हुआ उसके बाद द नेक्स्ट डे आई वाज आस्क्ड टू परफॉर्म अ कथक डांस ऑन स्टेज। ओके। एंड आई इमीडिएटली फॉरगॉट कि मेरा प्री नहीं हुआ। मैं उसी प्रिपरेशन में लग गई कि अगले दिन मुझे प्रिपेयर करके वो डांस परफॉर्मेंस देनी है। सो द रूल ऑफ हॉबीज जो यहाँ पर आती है और द रूल ऑफ प्लान बी जो आपका है, वो आपको एक वेल राउंडेड पर्सन बनाता है। तो यहाँ पे मतलब मेरे लिए ये सारी चीजें बहुत अपलिफ्टिंग थी। और फिर उसके बाद जब मैंने सारी चीजें देखी, समझी, एनालाइज की कि मेरी क्या गलतियां थी,
कोर्स करेक्शन का टाइम मिला मुझे 4th अटेम्प्ट के बाद, then I finally thought of giving my 5th attempt. Right. And this time, with all the positivity in the world, with all the vigor in the world, I gave my 5th attempt. I cleared pre with 20 marks extra Wow. from the cutoff. Yeah. तो वहाँ fear of failure से, जहाँ मैं सोचती थी कि यार pre निकल ही नहीं रहा, Right. to eventually getting 20 marks more. And then I also gave my mains. That also, by God's grace, I could clear. And then the final interview, and here I am today. Here you are today with a great rank. Okay, great. That's inspiring, Nipa. Really, I mean, and like you talked about a plan B and your hobbies, which we will come to later. लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट आया. पहले तो यही बहुत दिनों से बात चल रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि भाई प्रीलिम्स का पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इस बार, और अब रिज़ल्ट भी आया और काफ़ी सारी सक्सेसेस की हमने स्टोरीज़ देखी और काफ़ी सारे हम डिसअपॉइंटिंग स्टोरीज़ भी देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो कभी कभी बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, वो इस बार प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाए. आपकी जर्नी भी थोड़ी बहुत सिमिलर रही है. आपने पहले 2 प्रयासों में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दिया लेकिन आप उसको क्लियर नहीं कर पाई, और फिर 3rd अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, फिर 4th अटेम्प्ट, एंड फाइनली लाइक यू सेड यू आर अ रैंकर टुडे. प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं. आप अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए. From seeing failures to finally succeeding in the examination, what is it that you learned? आपने अपनी mistakes को कैसे improve किया? क्या क्या sources आपने use किए? CSAT for example, जो कि game changer बन चुका है आज की डेट में, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए. मैम, एक तो ये जो नैरेटिव बिल्ड अराउंड है कि प्री एक बहुत इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है और एक बहुत आसान चीज़ है, तो ये जैसे कहते हैं ना कि प्री भी नहीं हो रहा, तो ये चीज जो है कि प्री भी नहीं हो रहा की बात नहीं होती, प्री ही नहीं हो रहा. Right. बाकी वी आर प्रिपेयर्ड फॉर मेंस. मेंस इज अ वेरी कंपैरेटिवली इजियर एंड अ प्रिडिक्टेबल थिंग टू डू. तो अब इस प्री में मैम ये है कि आपको एक ही चीज जो यूपीएससी रिक्वायर करता है वो है एसेंशियल क्यूरियोसिटी. तो मेरे साथ ऐसा होता था कि आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन. आई लव बुक्स, आई लव इंसाइक्लोपीडियाज, और मुझे यूट्यूब पे वीडियोस देखना भी बहुत पसंद है. एजुकेशनल वीडियोस अबाउट स्पेस, वीडियोस अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये सारी चीजें आई थिंक इट हेल्प्ड मी प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिवली, क्योंकि नाउ दोस टाइम्स आर गॉन कि अब आप सोचोगे कि मेंस और प्री की पढ़ाई एकदम इंटीग्रेटेड होती है, तो आपने मेंस के लिए पढ़ लिया तो प्री के लिए सब हो ही जाएगा. थोड़े से ऐसा होता है कि जो प्री की पढ़ाई है वो एक्चुअली जो पूरे का पूरा प्रोसेस है यूपीएससी में, वो 4 आवर्स पे रिलेटेड है. एक होता है रिकग्निशन, एक होता है रिकॉल, एक होता है रिविजन, एंड देन द अदर वन इज रिलेट. सो नाउ प्री पहले जो था वो था कि आपने रिकॉग्नाइज करना है. आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, आपने उसमें से रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. बट दैट द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, जैसे हमने इस बार देखा. तो नाउ मोर फोकस वुड बी ऑन रिकॉल एंड रिविजन एंड रिलेटिंग इट विद करंट अफेयर्स. श्योर. So now what I used to do was कि मेरे पास static notes होते थे, तो I constantly kept on revising them. जैसे अब low hanging fruits होते हैं, जैसे कि polity है, art and culture है, modern history है, ancient and medieval history है. These are very low hanging fruits. इनका जो static syllabus है वो हमेशा वही रहेगा, तो आप उसको continuously आप बार बार उसको रिवाइज करना. और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि जो एनसीईआरटीज है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. वी ऑफन निग्लेक्ट कि यार स्टैंडर्ड बुक्स में तो पढ़ा देंगे, बट ये जो इंटरप्रिटेशन आ रही है, जो गवर्नमेंट इंटरप्रेट कर रही है एक एक स्टेटमेंट को, वो सीधा एज इट इज एनसीईआरटी से उठ के आती है. राइट. पॉलिटी में बहुत क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, तो वन मस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटीज. एंड द अदर थिंग दैट वन नीड्स टू फोकस ऑन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. वो हमारी पूरी प्रिपरेशन के लिए एक बाइबल है, क्योंकि इन एनी केस क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते जैसे कि अभी हमने देखा है, बट थीम्स कीप ऑन, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं. तो अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन से थीम में से क्वेश्चन आ रहा है, किस मटेरियल को रेफर करना है, तो आई थिंक प्री इज अ गेम दैट वन कैन कॉन्कर. और इसके अंदर मैम मुझे ये भी लगता है कि एक एसेंशियल कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आपका प्रैक्टिस से बिल्ड होगा. तो मॉक टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ जैसे आपने कहा सीसैट है, तो सीसैट को बहुत लोग अंडरमाइन करके चलते हैं कि कोई बात नहीं है, तो क्वालिफाइंग है तो वील डू इट. अब इस बार जो है सीसैट की वजह से जो
थोड़ा सा रिजल्ट है वो डाउन गया है, उसका रीजन यही है कि नेवर अंडरमाइन यूपीएससी प्रोसेस। क्योंकि पहले हम सोचते थे एलिमिनेशन से हो जाएगा, बट वो एलिमिनेशन टेक्निक्स निकाल दी हैं। पहले हम सोचते थे सीसैट इजी है, तो अब वो सीसैट डिफिकल्ट कर दी है। तो आई सजेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स टू रिस्पेक्ट द प्रोसेस, कि उसके लिए पूरा एफर्ट दो, और इवेंचुअली जो आपका लक है वो तो इवेंचुअली इट विल प्ले आउट हाउएवर थिंग्स आर गोइंग टू प्ले आउट, बट थिंग इज कि आप एफर्ट करते रहिए वहां पर। So basically innovating alongside the preparation is very very important, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न भी हर समय इनोवेट कर रहा है अपने आप को। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक सिविल सर्वेंट की जो एक बेसिक एक स्किल है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ कैसे डील करना है, यू नो सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, तो आई थिंक वो एक चीज़ टेस्ट करता है ये एग्जामिनेशन। So any websites you'd want to talk about which you particularly follow, any government websites, reports that really came in handy to you while you were preparing for the preliminary examination? For reports, I would really refer to the नीति आयोग reports. Okay. उनकी हर एक सेक्टर पे अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं। Correct. बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक कंपाइलेशन आता है जो कि आप एज इट इज मीन्स में यूज कर सकते हो। Correct, correct. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए आई फॉलोड द CCGRT वेबसाइट, एंड बाकी भी जैसे आप प्रीलिम्स के लिए ना थोड़ी सी अब डायनेमिक हो गई है प्रिपरेशन, तो अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हर एक डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आ रहे हैं एज इट इज। तो वन लाइनर्स दे पुट इन द प्रीलिम स्टेटमेंट एज इट इज, राइट। तो एक यू नीड टू हैव एन आई फॉर ऑल दोज इंफॉर्मेशन, राइट। तो एक थोड़ा सा जैसे आप जनरल क्यूरियोसिटी रखें, और कुछ भी जैसे न्यूज़पेपर में आता है, या PIB इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, करेक्ट, तो PIB में कुछ भी आता है, न्यूज़पेपर्स में कुछ भी आता है, यू थरोली गूगल इट, या फिर उस जो डिपार्टमेंट की कोई स्कीम है तो उसका जो विकासपीडिया में स्कीम्स आती हैं तो यू रीड अबाउट देम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। मेंस पर्सपेक्टिव के लिए भी ये वाली वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट है, और फॉर द इंटरव्यू आई वुड रियली रिकमेंड जो संसद टीवी है, उनके जो डिबेट्स आती हैं, पॉलिसी डिबेट्स, आई थिंक दे ऐड अ डिफरेंट एलिमेंट टू योर आंसर्स। एब्सोल्युटली। तो वो आपके जो ओपिनियंस हैं उनको सब्सटैंशिएटिव आर्ग्यूमेंट्स बना देती हैं, व्हेन यू हैव द फैक्ट्स टू प्रूव इट। करेक्ट। तो वहां पे जैसे पॉलिसी वॉच है और डिप्लोमेटिक डिस्पैच, संसद टीवी का पर्सपेक्टिव, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन। तो ये सारी वेबसाइट्स वन कैन रेफर। करेक्ट, करेक्ट। तो बात अगर हम करें कि हाउ वुड योर आपका एक टिपिकल डे कैसा होता था, क्या करती थी आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए, आप इतने आवर्स देंगी, मेन एग्जामिनेशन के लिए इतने आवर्स देंगी, हॉबीज़ के लिए आप इतना टाइम रखेंगी, एक आपका दिनचर्या पूरी आपकी कैसी होती थी? क्या आप नोट्स बनाती थी? जस्ट टेल अस, थोड़ा ग्रैन्युलैरिटी में अगर हम जाएं तो बताएं ज़रा कि क्या आप एक दिन, आपका एवरेज डे कैसा लगता था? कुछ टाइम के लिए तो मैम आई वाज ऐसे रात का उल्लू जो कहते हैं कि इंसान रात को पढ़ता है, जब लोग सोने जा रहे होते तो मैं पढ़ना शुरू करती थी, because of the silence around and no distractions. Okay, all right, okay. But I won't really recommend that obviously, because at the end of the day you're writing the exam during the day, so so pre के टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाती थी, तो बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई वुड रियली नॉट रिकमेंड किसी को भी कि अगर कर भी रहे हैं तो वो चेंज कर लें। फिर 5th अटेम्प्ट में आई चेंज्ड द एंटायर रूटीन, सो आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो मॉर्निंग का टाइम होता है दैट इज वेरी प्रोडक्टिव, सो आई यूज्ड टू रेफर न्यूज़पेपर्स, और कोई भी ऐसा मेमोराइजेशन वाला काम होता था तो आई यूज्ड टू कीप दैट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। और द थिंग इज, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पूरा का पूरा प्रोसेस इट टेक्स अ लॉट ऑफ आवर्स, सो फॉर 8 hours 10 hours यू स्टडिंग, और आपका उसी टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना, तो दैट बिकम्स वेरी टायरिंग। सो आई ऑल्सो परस्यूड योगा एज माई हॉबीज, तो आसन कर लिए, स्ट्रेचिंग कर ली बॉडी की, तो वो इट हेल्प्ड मी, वो उससे दिमाग भी अच्छा चलता है। करेक्ट। फिर उसके बाद आई यूज्ड टू कीप अ लॉट ऑफ टाइम फॉर नोट मेकिंग ऑल्सो, बट एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई सीन कि जब लास्ट में आप नोट्स लिखोगे तो वो काफी रिफाइंड बनते हैं। करेक्ट।
और ड्यूरिंग द डे आई ऑल्सो यूज टू फोकस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग. नाउ इन मेन्स यूपीएससी रिक्वायर्स यू टू क्रिएट इंटरकनेक्शंस, कि ऐसा है कि हर चीज कंपार्टमेंटलाइज्ड है बट दे आर नॉट इन साइलोज, कि वो हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पब्लिक पॉलिसी, यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस इन द सेम ब्रेथ, यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस. तो you cannot really isolate a subject and then look at it. Right. तो वो brainstorming करनी है. उसके लिए क्या important है कि you keep your syllabus एक टेबल पे, और वहीं से आपने देखना है कि अगर मैं एक टॉपिक पढ़ रही हूँ तो उसका क्या क्या इंटरकनेक्शन किस किस पॉइंट सिलेबस से हो रहा है. करेक्ट. सो दैट इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ. सो मतलब मेरे तो ऐसा होता था कि मेरा पूरा का पूरा कमरा स्टिकी नोट से भरा हुआ. अच्छा. एवरीवेयर आई यूज्ड टू स्टिक स्टिकी नोट्स ऑन द मैप्स, ऑन माय अलमीरास, एवरीवेयर. इन द वॉशरूम आल्सो आई हैड स्टिकी नोट्स. तो इतना ज्यादा you need to be constantly in the process. In the process. Keep your brain cells charged with this. The other thing I used to do is a lot of practice. And how I used to practice is कि अगर pre देना है तो mocks बहुत सारे लगा लिए. Don't really care about कि कितने नंबर आ रहे हैं, because none of the questions gets repeated in the pre-examination. It's a different game altogether. Right. But just being in the process, वहाँ पे बैठ के 2 घंटे आपने अपना दिमाग इतना चलाना है कि इफेक्टिवली रियलिटी में वो चल जाए. दैट इज द इम्पॉर्टेंट गेम. एंड सिमिलरली फॉर मेंस में भी आपने 3 घंटे के पेपर एट अ स्ट्रेच लिखने की प्रैक्टिस करनी है, दैट टू ट्वाइस अ डे. तो अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे, योर हैंड विल गो नम्ब. तो एक पॉइंट ऐसा होता था कि मेरे से पूरे के पूरे पेपर नहीं खत्म होते थे. बट आई केप्ट एट इट. तो मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. राइट. ओके, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम की जैसे आपने बात की कि आप बहुत सारे टेस्ट आपने मॉक टेस्ट्स दिए थे, तो नीपा टेस्ट देना एक बात होती है और उसको फिर वापस जाके रिवाइज करना, क्या आपने मिस किया, उसके अलग से नोट्स बनाना, व्हाट इज़ इट दैट यू डिड. हम डेफिनेटली बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आपने क्या ऐसा किया कि बाद फाइनली यू बाउंस्ड बैक एंड यू cleared the preliminary exam and then finally now you're in the list also. You're a ranker. तो थोड़ा सा बताइए what is it that you did differently vis-a-vis जैसे आपने पहले जो attempts में जो किया to now. पहले अटेम्प्ट्स में मैम मेरी ये गलती रही थी कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इतना रेफर नहीं किया था. जस्ट कॉज मुझे ये होता है कि हमें हर चीज़ एक एंड डायरेक्टेड गोल की तरफ करनी है. कि हमने ये सोच लिया है कि हमने पेपर क्लियर करना है. बस जस्ट बिकॉज यू आर स्टडिंग डजंट मीन रियली यू विल क्लियर द पेपर. करेक्ट. बिकॉज आप उस डायरेक्शन में ही नहीं बढ़ रहे. तो व्हाट आई डिड वाज कि जब मैं मॉक्स लगाती थी तो आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई एम अटेम्प्टिंग बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मॉक्स. ऑफलाइन मॉक से आपको रियल टाइम स्टिमुलेशन मिलती है कि आपने जो पेपर देना है वो किस एनवायरनमेंट में देना है. तो जैसे विजन का अभ्यास भी था उस टाइम, तो वहां पे मतलब एक वो एक्चुअल स्टिमुलेशन मिलती थी. द अदर थिंग वाज कि जो ऑनलाइन मॉक्स हैं वो आपको ये बताते हैं कि आप किस एरिया में कम पढ़ रहे हो, कि मतलब यहाँ कंपैरेटिवली जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर देम द क्वेश्चन इज वेरी इजी and yet you are marking it wrong. तो अब जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है तो you must make full use of it. तो आपको अपने की एरियाज जो आपको इम्प्रूव जहाँ पे कर सकते हैं, वीक पॉइंट्स, वो पता चल जाते हैं ऑनलाइन से. एंड ऑल्सो मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगी कैंडिडेट्स को कि घबराइए मत, क्योंकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है वो लास्ट डे तक नहीं खत्म होता. करेक्ट. इट इज डिजाइंड इन सच अ वे कि वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता. राइट. तो जितना भी आपने किया है उसको बहुत अच्छे से करिए और बहुत कॉन्फिडेंस रखिए अपने नोट्स पे, और एक जनरल क्यूरियोसिटी क्रिएट करिए कि आपको ये पता होना चाहिए. तो इट take all the mocks as an opportunity to learn and learn better. So that is what I want to say. Right. तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के दौरान आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब एग्जाम आप 1-2 बार ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके होते हैं तो यू प्ले अराउंड विद योर स्ट्रैटेजी अ लिटिल बिट. तो आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि मैं इस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करूंगी, इस सेक्शन को एंड में अटेम्प्ट करूंगी. व्हाट इज इट दैट यू डिड? ऑफ कोर्स एवरी स्टूडेंट हैज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी, बट आपकी क्या वो ऐसी 2-4 ट्रिक्स हमें बताइए जो स्टूडेंट्स के काम आ सकें. एक तो आई वांट टू से कि जैसे आप पेपर देखिए सबसे पहले,
तो कभी कभार ऐसा होता है इंसान घबरा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले आ गया तो सारा ही पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लगता है। राइट। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इकोनॉमिक्स था, तो आई यूज टू सर्च फॉर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। फिर पहली इटरेशन में आई यूज टू मार्क ऑल दो क्वेश्चंस कि एक बार मैंने पूरा पेपर देख लिया है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो डुएबल होते हैं काफी, तो वो मैंने कर लिए। उसके बाद आते हैं फर्स्ट इटरेशन में, जब आप बबल्स भरते हैं तो आपको पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्या पेपर सेट हुआ है। तो आई थिंक एवरीवन इज एबल टू डू नियरली अबाउट 30 क्वेश्चंस। बट इस बार का जो प्री था, नाउ आई हैव नॉट गिवन इट एक्चुअली, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे कि फर्स्ट इटरेशन में ओनली 20 क्वेश्चंस कुड हैव बीन अटेम्प्टेड। तो मैं यूजुअली ऐसे रिकमेंड नहीं करती थी किसी को कि यार 80 से कम करके आओ, बट दिस क्वेश्चन पेपर वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो आपको क्या, आप स्ट्रेटेजाइज उसी टाइम कर सकते हो ये चीज। फर्स्ट इटरेशन में आपने देख लिया कि 20 के आसपास क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो यू नो द पेपर इज डिफिकल्ट। उस टाइम पे लोग घबरा जाते हैं, बट घबराने की बात नहीं है, बिकॉज द पेपर इज डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी। तो देन इन सेकंड इटरेशन आई यूज्ड टू मार्क कि मुझे 2 में से कौन से आ रहे हैं। और थर्ड इटरेशन में मैं ऐसा करती थी कि फाइनली जब बबल भर दिया है तो आई यूज्ड टू स्ट्राइक आउट द एंटायर क्वेश्चन कि अब इसकी तरफ देखना ही नहीं, ये बबल भर गया, ये हो गया जो होना था इसका। तो उसकी वजह से जैसे अब मेरी थोड़ी सी स्पेशल मेमोरी भी है और विजुअल मेमोरी भी है, तो आई यूज्ड टू रिकलेक्ट। बार बार मैं ये जाके सोचती थी अच्छा ये कहीं तो पढ़ा था, और थोड़ा सा अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ भी खेलना होता है। व्हेन यू आर डाउन टू 2 ऑप्शंस, you can and you must go for this because instincts भी आपको take you forward. Correct. And correct. also एक और चीज है which may sound a little silly, but one of my friends suggested that I need to drink a lot of water. तो मैं 2 लीटर की पूरी बॉटल ऐसे ड्यूरिंग द एग्जाम। यस, एंड आई यूज्ड टू कैरी अ 2 लीटर बॉटल एंड आई यूज्ड टू कीप कॉन्स्टेंटली ड्रिंकिंग इट टू स्टे हाइड्रेटेड, ताकि दिमाग चलता रहे। करेक्ट। क्योंकि वो 2 घंटे आपके, यू नीड टू बी एट योर बेस्ट। दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू ऐड। तो नीपा, ये बात तो प्रिलिमिनरी एग्जाम की आपकी स्ट्रैटेजीज थी सारी, और डेफिनेटली स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होंगी। आपके ऑप्शनल पेपर की बात अगर हम करें, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आपका ऑप्शनल पेपर था। आपने कॉमर्स की पढ़ाई की हुई है, आप ग्रेजुएशन आपने कॉमर्स में किया है, मास्टर्स भी आपने कॉमर्स में किया है, तो ऑलरेडी एक एक्सपर्टीज़ आपकी हासिल थी उस सब्जेक्ट में। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि नीपा के दोनों बार हाईएस्ट मार्क्स थे ऑप्शनल पेपर में। पहले अटेम्प्ट में जब उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया 2020 में इन अ थर्ड अटेम्प्ट, तब उनके 265 मार्क्स थे, और इस बार जब उन्होंने क्वालिफाई किया है पूरा प्रोसेस तो उनके 283 मार्क्स थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इतना ज़्यादा जंप और इतनी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, और आपने हमें ये भी बताया कि आपने कोई भी कोचिंग इस ऑप्शनल पेपर के लिए नहीं ली। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ कैंडिडेट्स जो कि ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमें टिप्स दीजिए, बताइए आपने कैसे तैयारी की, ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपको काम में आई, क्या आपने सेपरेट नोट्स बनाए एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैम जो ये सब्जेक्ट जो लोग लेते हैं वो थोड़ा सा ये इस बात पे डर जाते हैं कि इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते, बट आई वुड लाइक टू क्लियर दैट मिथ कि एज एन एवरेज स्टूडेंट यू आर बाउंड टू गेट गुड मार्क्स इन दिस, but the condition is that you need to improve on your answer writing. तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अगर कॉमर्स हो, बीकॉम हो, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स। अब ग्रेजुएशन जिन्होंने कॉमर्स में की है उनके लिए ये बेनिफिट होता है that they have an X factor while writing the entire examination. तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसके अंदर टैक्स है, वेरी रेलेवेंट होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ वेरी रेलेवेंट सब्जेक्ट। एब्सोल्युटली। सो इसमें मुझे ये होता था कि मैंने जब ये सिलेक्ट किया था पूरा का पूरा ऑप्शनल, तो आई थॉट ये इट्स अ गुड रिस्पाइट फ्रॉम द जीएस व्हिच वाज वेरी सब्जेक्टिव, और मैं पैराग्राफ्स लिख रही हूँ उसमें, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रही हूँ, तो इट वाज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि जो भी कैंडिडेट्स कर रहे हैं, बी वेरी फोकस्ड एंड वेरी क्लियर अबाउट बेसिक बुक्स जो है। अब मार्केट में मटेरियल भी मिल जाता है इस ऑप्शनल का, बट अब यही मटेरियल सब लिख रहे हैं। करेक्ट। तो आपने वैल्यू एडिशन कैसे करनी है किसी भी ऑप्शनल के लिए, दिस होल्ड्स ट्रू कि बी वेरी थरो विद योर बेसिक बुक्स, एंड उसके अंदर जो आप वैल्यू एडिशन करोगे वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर करोगे। जैसे पेपर 2 में कॉमर्स में एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर करके एक
चैप्टर है Right. या पूरा आपका पूरा थीम ही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का है, तो उसमें आप ये देख सकते हो कि हाउ आर ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट। तो आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो कि जैसे क्वालिटी सर्कल्स है या ऑटोनॉमस वर्क टीम्स हैं, तो हाउ आर दे रेलेवेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहां पे आप केस स्टडीज ढूंढ के भी डाल सकते हो। तो दिस इज समथिंग दैट आई डिड इन माय सेकंड अटेम्प्ट। Right. इसी वजह से वो इम्प्रूवमेंट है कि Right. कॉमर्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इज नॉट लिमिटेड टू कॉमर्स पीपल। Yeah. How can it be implemented in practical life, or how can it be implemented in administration, जो Yeah. कि actually ये exam है उसके बारे में। तो I think that is something that people can do here. राइट, ग्रेट। सो आपने बात की इंटरलिंकेजेस की, आपने ये बताया कि जो आंसर्स हैं वो एक पर्टिकुलर डिमेंशन में नहीं चल सकते। थोड़ा सा आप हमें एग्जांपल दीजिए कि कॉमर्स ऑप्शनल में फॉर एग्जांपल कोई भी आप अगर सोच सकती हैं किसी क्वेश्चन के बारे में जो आपने मॉक एग्ज़ाम्स में किया हो या फिर आपने एक्चुअल एग्ज़ाम में किया हो, जिसमें आपने डिफरेंट लिंकेजेस ड्रॉ किए, डिफरेंट डिमेंशंस पे आपने बात की, विच वाज नॉट अ प्योर कॉमर्स क्वेश्चन पर से, बट आपने सोसाइटी के लिंकेजेस फॉर एग्जांपल उसमें डाले। थोड़ा सा हमें एग्जांपल बताइए कि कैसे आप इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करती थी, क्या वो ट्रिक्स थे, टिप्स थे, क्या आप कोटेशंस डालती थी, क्या आप स्टेटिस्टिक्स डालती थी, कुछ हमें बताइए। जैसे मैम अब इस वाली जो कॉमर्स सब्जेक्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि पेपर 2 में एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट, हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो दैट इज नॉट लिमिटेड टू एमएनसीज। अब जैसे हम इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अगर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जैसे कोविड का लॉकडाउन था तो वहां पे एक ट्रेंड था वर्क फ्रॉम होम का। तो अब ये क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना हो कि हाउ हैज द इन्वायरमेंट रियली इम्पैक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्वायरमेंट के जो कंटिजेंसी है वही है कि कोविड का लॉकडाउन हुआ है। इट हैज लेड टू न्यू ट्रेंड्स लाइक वर्क फ्रॉम होम हैज बीन देयर। एक ग्रैंड रेजिग्नेशन करके एक कॉन्सेप्ट आया था कि लोग इतना यूज्ड टू हो गए घर पे काम करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, कि दे आर नॉट इन अ मूड टू गो आउट एंड वर्क। तो इस वजह से वो रेजिग्नेशंस बढ़ गई हैं। और एक और ऐसा कंसेप्ट है कि जैसे वर्क फ्रॉम होम एक क्वालिटी लाइफ है, और जैसे मून लाइटिंग का कंसेप्ट है, उस पर बहुत डिबेट चली थी कि वेदर मून लाइटिंग इज गुड। नाउ दिस डिबेट कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन एथिक्स एग्जांपल, और मून लाइटिंग के अलावा क्वाइट क्विटिंग का एग्जांपल है। तो ये सारी चीजें हमारे जो पूरा का पूरा सोसाइटी है, इकोनॉमिक्स की डिबेट जिस चीज पे चलती है, वही एक तरह से कॉमर्स के पेपर 2 में अप्लाई हो सकती है। तो अपार्ट फ्रॉम द कोर कंसेप्ट्स, उसको एक इंटरलिंक करने का एक जो आर्ट है, वो आपको कांस्टेंट रीडिंग से आएगा, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन से आएगा। यू नीड टू ऑब्जर्व अराउंड यू। तो बेसिकली एक ही डिमेंशन से आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। और आई थिंक पूरी की पूरी परीक्षा ऐसी है भी जहाँ पे हर स्टेज पे इंटरलिंकेजेस टेस्ट हो रहे हैं। ऑप्शनल पेपर हो जाए, एथिक्स हो जाए, एस्से हो जाए, या फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी अगर हो तो नीपा, आपसे बात करके हमने ये भी जाना कि एथिक्स आपका एक बहुत फेवरेट शायद सब्जेक्ट था, और एक प्रयास में आप एथिक्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाई, लेकिन इस अटेम्प्ट में आपने एथिक्स में बहुत इम्प्रूव किया है। एथिक्स एक ऐसा पेपर भी है जिसमें बच्चे बहुत डरते हैं, डायनामिक भी है। तो एथिक्स की स्ट्रैटेजी के बारे में मैं पर्टिकुलरली हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या ऐसी चीज़ें की, क्या आपने नोट्स बनाए, क्या कोई ऐसी स्टैंडर्ड सोर्सेज थी जो आपने फॉलो की डिलिजेंटली, स्पेशली केस स्टडी सेक्शन, उसमें भी हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देके ज़रूर बताइए कि एक टिपिकल आंसर आपका कैसे लगता था। तो मैम जैसे एथिक्स जो है सब्जेक्ट, इट इज, आई डोंट थिंक इट इज अ सब्जेक्ट टू बी लर्न्ड, करेक्ट, इट इज अ सब्जेक्ट टू बी लिव्ड। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे आई यूज्ड टू फोकस अ लॉट ऑन एथिक्स, बिकॉज जब मेरा पहला अटेम्प्ट था मेंस में, तो उस मतलब आई वाज अ लिटिल लेट डाउन बाय माय मार्क्स। ओके। एंड देन आई मेड इट पॉइंट कि उसको काफी इम्प्रूव करेंगे। तो उस चीज के लिए मैंने एक तो डेली आंसर राइटिंग आई स्टार्टेड, बी इट केस स्टडीज, बी इट द 10 मार्कर्स। तो आई यूज्ड टू डेली राइट आंसर्स। और दूसरी चीज है कि एथिक्स में जितनी आप डिस्कशन करेंगे उतना ही आपको हेल्प करेगा। तो आई ऑलवेज टेल द एस्पिरेंट्स कि कभी भी आप एथिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो केस स्टडीज पे ज्यादा ध्यान दें। उसका रीजन ये है कि केस स्टडीज चेक योर एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप उसको क्रिटिकली कैसे एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशन को। तो पहली चीज वो कि पहला जो है, आप हमेशा एक
केस स्टडी अप्रोच रखें, उसको पहले अटेम्प्ट करें एंड देन यू नीड टू गो ऑन टू द 10 मार्कर्स। द अदर थिंग दैट आई यूज्ड टू डू वाज कि जितने भी एथिकल डिलेमास पॉसिबल हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत बार आते हैं और जो कि ऐसा होता है कि टॉपर्स कॉपी में से भी हम देख सकते हैं, तो जितने भी एथिकल डिलेमास हैं तो उसको कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज को एक जगह लिख के रखें, तो वो आपका बेस बन जाती है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि केस स्टडी में क्या पूछा गया है। द थर्ड थिंग आई यूज्ड टू डू वाज कि आई यूज्ड टू सेग्रीगेट द एंटायर सिलेबस इनटू सम कीवर्ड्स, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, राइट, चेंज हो गया, करप्शन हो गया, तो मैं एक A4 साइज शीट ले लेती थी, उस पे हेडिंग लिख लेती थी कि जैसे करप्शन है। नाउ एनीथिंग दैट आई कम अक्रॉस रिलेटेड टू करप्शन आई यूज्ड टू नोट दैट डाउन। तो आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स, और उसमें ऐसे एज इट इज तो केस स्टडीज नहीं दी होती, बट जैसे अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ओडिशा में जो एक्सीडेंट हुआ है, नाउ एवरीवन इज आस्किंग कि द रेलवे मिनिस्टर शुड रिजाइन, तो वहां पे कौन सा एक कन्फ्लिक्टिंग वैल्यू आ रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक अकाउंटेबिलिटी है, तो एक कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज है। तो यहाँ से मुझे वो मिलते थे इंस्पिरेशन, तो आई जॉटेड डाउन ऑल दोस पॉइंट्स। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस थरोली। जो सिलेबस है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली हमें आंसर को डिजाइन करना है। कि एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उसके अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए, तो all those examples need to come from there. Plus I used to also refer to a lot of fables. So ऐसा होता था कि मैं और मेरी मम्मी वॉक पे निकल जाते थे and we used to discuss these things कि ethical dilemmas क्या क्या हो रहे हैं सोसाइटी में, and this actually helped me in my paper. कि कोई भी करंट अफेयर का न्यूज आता था कि जैसे उस टाइम ये चल रहा था कि एक IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने एक लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादा हाई हैंडेडनेस कर दी और हार्श एक्शन ले लिया, तो उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। सो वी नीड टू डिस्कस दिस। एंड उसके अलावा आई एम ऑल्सो अ वेरी एविड रीडर ऑफ माइथोलॉजी, तो मुझे माइथोलॉजिकल फेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो आई यूज्ड टू कोट देम इन माय कि गीता में जो एथिकल डिलेमा है, अर्जुन के लिए क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज थे, उसने क्या चूज किया, और बाकी भी जो लोग एथिकल डिलेमास के थ्रू जा रहे हैं, तो आई यूज्ड टू कोट दैट। तो गीता से, महाभारत से, रामायण से हम काफी ऐसी सीख ले सकते हैं जो हमारी इंडियन वैल्यूज है, जो एक्चुअली हमारा ट्रेजर है, उनको भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एथिक्स में। और मैम ये सिर्फ एथिक्स में नहीं, ये एस्से में भी उतना ही काम आता है। राइट। तो बात करेंगे अगर एस्से की, तो एस्से में आप क्या आपकी स्ट्रैटेजी होती थी? एथिक्स का आपने बताया कि आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, एस्से में आप कैसे प्रैक्टिस करती थी? कोई टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन की? और कैसे आप टॉपिक्स को भी एग्जामिनेशन वाले दिन पे कैसे चूज़ करती थी कि कौन सा एस्से आप अटेम्प्ट करेंगी? क्या उसके पीछे बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी व्हाइल यू आर टेकिंग द एग्ज़ाम? नोट्स आप बना रही हैं, शॉर्ट नोट्स, यू नो, आंसर शीट के आखिरी पेज पे क्या आप लिख रही हैं कि कौन सा? सो जस्ट टेल अस अ लिटिल बिट, बिकॉज आई थिंक एस्से इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच perhaps students sometimes ignore. Essay has become the deciding factor, exactly. Of your recommendation. Yeah. So essay में the first thing that I did was कि previous year questions देखे, कौन से essay के topics आए हुए हैं, फिर उनको सेग्रीगेट किया। तो आई सॉ कि कुछ टॉपिक्स रिपीट होते हैं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक है, चेंज का टॉपिक है, करप्शन का टॉपिक है, परसिवरेंस का टॉपिक है, सेल्फलेसनेस का टॉपिक है, तो ऑल दीज टॉपिक्स कीप ऑन रिपीटिंग। वो स्टेटमेंट बदल जाएगी बट वो एसेंस वही रहेगा कि आपको इसी पे लिखना है। देन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं एक पर्सपेक्टिव लेती थी फ्रॉम होम टू वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल सेल्फलेसनेस पे एक अगर ऐसे आया है, तो हमारे सामने जो सेल्फलेसनेस का सबसे प्राइम एग्जाम्पल है वो मदर होती है कि वो अपने बच्चों के लिए सब करती है। फिर उस टाइम कोविड चल रहा था, तो कोविड वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स वो हमारे लिए सबसे ज्यादा सेल्फलेसनेस का एग्जाम्पल है। देन इंडिया एज होल, हमने यहाँ शुरुआत की अपने घर से और फिर उसको एक इंटरनेशनल लेवल दे दिया कि इंडिया भी तो सेल्फलेसनेस क्रिएट कर रहा है वैक्सीन मैत्री के थ्रू, ऑपरेशन इंसानियत, ऑपरेशन राहत, ये सारा इंडिया ही तो कर रहा है। मतलब इट्स टेकिंग द प्लेज कि सेल्फलेसनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो एक होम टू वर्ल्ड का एक पूरा पर्सपेक्टिव ले लिया। उसके अलावा आई थिंक बीइंग अ एविड रीडर आल्सो हेल्प्स। So although I'm not an avid reader, मैं ज़्यादा बुक्स इतने टाइम में नहीं पढ़ पाती, बट आई मेक इट अ पॉइंट कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बुक है तो उसकी समरी मैंने
नोट डाउन कर ली Right. कि उस बुक का एसेंस क्या है। और जैसे बहुत सारी ऐसी बुक है युवाल नोआ हरारी की जो ट्रिलॉजी है, वो यू कैन लुक इनटू दैट। तो वो बहुत ज्यादा जैसे टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड एसेज आते हैं कि टेक्नोलॉजी हर चीज में आगे आ रही है, तो दैट वहां से पॉइंट्स उठा के आप ऐसे में लिख सकते हो। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं कोई टेस्ट लिखती थी ऐसे का, तो आई मेड श्योर कि मैं 5 अलग अलग लोगों को उसको पढ़वाऊं और फिर एक थोड़ा सा अपने एक पर्सपेक्टिव्स लूं कि क्या पॉसिबल है। और टेस्ट सीरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नीड टू मेक अ चॉइस। अब दैट चॉइस इज नॉट इजी। 5 जो है एसेज, मतलब 4 या 5 एसेज आपको देखते हो और आपको सिमिलर लगते हैं कि आपने सुने हुए हैं कहीं, तो वहां उसमें से 2 चूज करना इज ऑल्सो अ वेरी बिग डील। तो आप जैसे ही टेस्ट सीरीज करते हो आपको रियलाइज होता है कि आप वो कैसे चूज कर सकते हो। नाउ आई वाज गुड एट फिलोसफिकल एसेज, तो मैं वही चूज करती थी। आई मेड इट अ पॉइंट कि उसमें और थोड़ा सब्सटैंशिएटिव आर्ग्यूमेंट्स डाल के उसको एक कंप्लीट पिक्चर दो। प्लस यू कैन ऑल्सो राइट a lot of anecdotes जो essay को थोड़ा सा crisp और interesting बना दे, because the examiner has to check a lot of essays. तो what are you offering? कि मतलब आपका पेपर वो पढ़े, तो that is something that you can add to, कि anecdotes भी वहीं से, जैसे मैंने ethics में बोला कि वही anecdotes can also be used in essays. राइट तो क्या वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आप वाई शुड द एग्जामिनर बी क्यूरियस टू रीड योर essay and you know what difference are you adding to your answer. तो essay में जैसा कि आपने बताया कि माइक्रो से मैक्रो ट्रांजिशन मतलब होम टू वर्ल्ड, और essay में हम ये भी देखते हैं कि जितने ज़्यादा डिमेंशंस आप बता सकें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक द एग्जामिनेशन इज टेस्टिंग योर क्वालिटी एज अ सिविल सर्वेंट कि आप कितने क्विकली कितने सारे डिमेंशंस पे टच कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल अगर आप हमें बताएं कि कोई ऐसे एडिटोरियल्स आपको काम आए, या जैसे आपने कुछ बुक्स के बारे में बात की, लेकिन डे टू डे यू नो हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं डे टू डे बेसिस पे या इवन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस बुक्स नहीं पढ़ पाते। उनको लगता है कि यही बुक्स हम पढ़ लें वही बहुत है। तो अगर ऐसा है तो उन स्टूडेंट्स के लिए कौन सी वो मैगज़ीन्स हैं, कौन से वो एडिटोरियल्स या कौन से न्यूज़पेपर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ख़ासतौर से उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा बाकी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं लेकिन न्यूज़पेपर वो डिलिजेंटली पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप हमें ये भी बताइए कि in addition to these books, what were the main newspapers you were reading, what were the main websites you were tracking, and कोई magazines ऐसी जो बहुत ज़्यादा आपके काम आई हो for the essay paper? तो मैम जो न्यूज़पेपर्स थे वो तो आई केप्ट कांस्टेंट कि इंडियन एक्सप्रेस होगा और एक हिंदू होता था। ओके, स्टैंडर्ड। हाँ, उसमें कुछ ऐसा होता था कि जैसे एक्सप्रेस यूज्ड टू स्पॉन्सर सम गवर्नेंस अवार्ड्स, तो उसके अंदर सिविल सर्वेंट्स की स्टोरीज आती थी, राइट, कि उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये सब किया है, तो वहां से आई कुड गैदर केस स्टडीज, राइट, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैगजीन्स वर ऑलवेज देयर कि हाँ ठीक है, वो भी एक मैगजीन जैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन योजना थी, उसमें भी बहुत अच्छी केस स्टडीज आती थी, पर वो थोड़ी सी टॉपिक स्पेसिफिक होती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अभी एक नया चैनल शुरू हुआ था फर्स्ट पोस्ट का, वैंटेज। अच्छा, तो जो मतलब होस्ट पलकी शर्मा है वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं चीजों को, पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस। इनफैक्ट अभी प्री में भी 2-3 क्वेश्चन उसमें से आए। अच्छा, तो आई वाज वेरी ईगर टू नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सोर्स। उसके अलावा जैसे आई सेड कि आरएस टीवी या संसद टीवी था, हमेशा से वो डिप्लोमेटिक डिस्पैच देखा है कि क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं इंडिया का इंटरनेशनल स्टैंड लेने के लिए, और पॉलिसी डिबेट्स काफी तो मतलब वो चीजें एक आपको इट एड्स वैल्यू टू योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, राइट। फिर वो आपको ऐसे में भी हेल्प करती है, वो आपको मेंस के भी बहुत अच्छे आंसर्स उसमें हैं। एब्सोल्युटली। और मैम और भी बहुत सारी एजुकेशनल मतलब चैनल्स हैं यूट्यूब पे, काफी एंटरटेनमेंट के साथ वो आपको पूरी की पूरी न्यूज दे देते हैं। तो एज अ एस्पिरेंट जब हम मोनोटनी में लगे रहते हैं कि हाँ ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, तो हमें मुझे ऐसे लगता है कि वी नीड टू शिफ्ट आवर सोर्सेज, बट वी आल्सो नीड टू कीप इन माइंड कि वी डोंट ओवरबर्डन आवरसेल्व्स। या
या तो वो वेरी एक इंपॉर्टेंट। एनर्जी बनाने के लिए, एक रिफ्रेश करने के लिए अपने माइंड को वो करना ज़रूरी है। राइट। ओके, ग्रेट। तो फाइनली अगर हम GS 1 2 3 जब मेन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो GS 1 2 3 में कुछ हमें बताइए कि स्टैटिक सोर्सेज आपने रेफ़र की, क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी, कितने टेस्ट्स आपने तकरीबन दिए, आपका ऑब्वियसली स्कोर बहुत अच्छा है जनरल स्टडीज़ में, तो थोड़ा सा उस हिसाब से भी हमें गाइड करिए। और क्या आपके स्ट्रेंथ्स रहते थे, क्या आपकी वाइल यू वर डूइंग द पेपर आप कौन से क्वेश्चंस पहले आंसर करना प्रेफर करती थी, थोड़ा सा डिटेल में हमें जनरल स्टडीज़ के बारे में भी बताइए। सो मैम, जनरल स्टडीज की जो प्रिपरेशन होती है वो वैसे ही थरो होती है। तो साइलोज में तो उसको कर नहीं सकते, क्योंकि अब बिल्कुल, जैसे GS 1 सब कुछ रिलेटेड है। एग्जैक्टली GS 1 में ज्योग्राफी का होता है, बट उसमें से जो मेजरली क्वेश्चंस आते हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट में आते हैं, जो कि गिवन दैट इज गिवन इन GS 3। तो अब साइलोज में प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू क्रिएट इंटरलिंकेजेस। और जैसे आपने पूछा कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया जाए, तो आई यूज्ड टू स्टार्ट विद 15 मार्कर्स, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा एनालिसिस चाहिए होता है। तो आई यूज्ड टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। आई यूज्ड टू डू 11 से लेकर 20th तक जो भी मुझे क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, आई यूज्ड टू डू दैट, अटेम्प्ट कर लिए। फिर उसके बाद मैं बहुत टाइम देती थी फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही आपका लास्ट इंप्रेशन। दैट्स ट्रू। अब एग्जामिनर 11th क्वेश्चन है आपका, या पेपर नहीं चेक करने वाला, वो फर्स्ट से ही चेक करेगा। तो ऑलवेज फर्स्ट मीन्स में मैंने यही गलती कर दी थी कि फर्स्ट टू 5th क्वेश्चंस मैंने इतने अच्छे नहीं करे थे, बट वही एक एग्जामिनर के दिमाग में इंप्रेशन बन जाता है। तो फॉर दैट यू नीड टू फोकस ऑन फर्स्ट टू 5th क्वेश्चन, बट वो इतने छोटे होते हैं कि यू कैन ऑलवेज गिव देम टाइम। राइट। एंड उसके बाद आई यूज्ड टू लास्ट में मैं वो क्वेश्चंस करती थी जो मुझे थोड़ा सा भी आइडिया है या नहीं है। एक सेल्यूलोज पे क्वेश्चन आ गया था जैसे इस बार, तो आई हैड नो आइडिया क्या वो क्वेश्चन आ गया तो क्या करूं। बट देन ये भी ब्यूटी है इस प्रोसेस की कि आप इतना पढ़ लेते हो कि कुछ ना तो कुछ लिख तो ही लिख सकते ही लेते हो। हैं। राइट। एंड द थिंग इज कि यू मस्ट फोकस ऑन राइटिंग एवरेज आंसर्स फॉर एवरीथिंग। ऐसा होता है कि हम ना बहुत हड़बड़ी में रहते हैं कि सबसे अच्छे आंसर्स लिखेंगे, सबसे अच्छे स्टैट्स ले आएंगे, सबसे अच्छे कोट्स ले आएंगे। बट होता क्या है इवेंचुअली कि वो जो 20 क्वेश्चंस में, आप कुछ क्वेश्चंस में तो यू कैन गेट वंडरफुल मार्क्स, but then the other questions will pull you down. Right. So what your approach should be कि I need to write average answers for everything. I don't have to leave any question. Now there is no liberty of leaving any question. Right. कुछ सालों पहले तक ऐसे होता था कि टॉपर्स कहते थे कि 18 ही क्वेश्चन कर पाए बट अच्छे से किए। Now there is no liberty. अब तो 20 के 20 करने ही है। और प्रोसेस भी ऐसा है कि करवा देता है। Right. तो जैसे GS 1 में जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, और उसमें इतना ज्यादा फोकस नहीं होता, बट हाँ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफी होते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यू नीड टू हैव a lot of grasp on your facts, plus you need to know about the personalities. और एक modern history में एक statement based question आते हैं। तो what people do usually is that they write one side of the argument. Modern history में you need to have both the sides of the argument. Right. जैसे for example एक question है कि do you think that civil disobedience movement was better than non-cooperation movement? Or do you think Quit India movement was better than civil disobedience movement? तो जब ये चीजें आ गई कि एक को दूसरे से कंपेयर करना है, तो आप दोनों साइड्स दोगे कि नो इट वाज बेटर बट इट वाज नॉट कंप्लीटली, मतलब ये भी एक फाउंडेशन था उसके लिए। तो दोनों साइड्स देना इम्पोर्टेंट है। अब जैसे GS 2 में मैम ऐसा होता है कि वी नीड टू फोकस मोर ऑन क्वालिटी और जो जजमेंट्स हैं उसके, तो जजमेंट्स देने के लिए मतलब जो जजमेंट्स हमने ऐड कर दिए हैं वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नेंस में वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ ग्रास्प ओवर दी case studies. International relations में there are specific keywords that we need to focus on. कि ये keywords है, India is playing a balancing act, वो as it is आ जाएगा पेपर में। Right. तो is India a balancer? तो वो सारी चीजें अपने arguments रीजन वाइज, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में क्या रोल है इंडिया का, सेंट्रल एशिया में क्या रोल है, रीजन वाइज अपने आर्ग्यूमेंट्स को रेडी रखना पड़ता है। देन GS 3 में जो छोटे छोटे होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी होता है, वी नीड टू हैव अ स्पेसिफिक फोकस ऑन दैट और उसको जल्दी खत्म कर लें। उसके बाद कॉमन टेम्पलेट्स होते हैं, 2-3 क्वेश्चन में ही वो मतलब पूरा का पूरा उसका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसके कॉमन टेम्पलेट्स होते हैं, वो आप कवर कर लीजिए। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे
बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन correct. प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस Yeah, क्या आने yeah. वाला है, और फिर उसके अंदर इंटरलिंकेजेस। Right. तो ऐसे GS 1 2 3 इज वेरी डूएबल, बट एक होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। सो ग्रेट। तो नीपा, शुरुआत में आपने बताया कि आप की हॉबीज़ थी, आप डांस करती हैं, कथक प्रैक्टिस करती हैं, और आपने ये भी बताया कि आपका एक प्लान बी कुछ एट द बैक ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग में क्लैरिटी थी कि अगर ये नहीं तो कुछ और। दोनों के बारे में हमें बताइए, क्या हॉबीज़ थी? ख़ास तौर से क्रिएटिव एक्टिविटीज़ का इस एग्ज़ाम में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बिकॉज आप पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिवली यू हैव टू कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या वो चीज़ें थी जो आप करती थी टू मैनेज योर स्ट्रेस, और आपका प्लान बी क्या था, और उसके लिए आप क्या प्रिपेयर करनी थी? मैम, जैसे आपने कहा कि हॉबीज़ का जो रोल है वो एक्चुअली टू फोल्ड है। एक तो आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ पर्सन हु हैज़ अ वेरीड इंटरेस्ट इन लाइफ, राइट हु इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू UPSC। और दूसरी चीज़ है कि हॉबीज ऑल्सो बिल्ड यू अप। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इट हेल्प्स यू नॉट रोमांटिसाइज UPSC कि तो ही मेरा दिल है, तो ही मेरी जान है। राइट। सो यू आर अ पर्सन अपार्ट फ्रॉम UPSC एज वेल। आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी है। तो जैसे मेरा इंटरेस्ट, मेरे काफ़ी वेरीड इंटरेस्ट थे कि आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, और मैं डांस में भी एंगेज हूँ, कथक में, योगा परफॉर्म करती थी, and I was also a very creative person, poem writing, drawing, sketching, everything. तो all these helps you meditate in a way कि आप जब बहुत थक जाते हो, you have scattered thoughts, you need to consolidate them। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ नहीं हो रहा होता लाइफ में, तो प्लान भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मुझे लगता था कभी कभार कि मेरा प्लान भी होगा, आई विल बी अ योगा टीचर। तो मुझे वो इतनी ज़्यादा इंटाइसिंग लगता था कि ठीक है, फिटनेस भी है, टीचिंग इज, जो कि मुझे मेरी मम्मी कहती थी तेरे ब्लड में है टीचिंग, तो दोनों मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं, तो तेरे ब्लड में टीचिंग है। राइट। तो अब वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता था। इट ऑल्सो केप्ट मी स्टेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि ठीक है, अगर नहीं हो रही चीज़ें, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, तो यू नीड अ प्लान बी। तो आई थिंक हर एक इंसान की लाइफ में होना ही चाहिए। जो वो करता है उससे कुछ टाइम अपनी फैमिली के लिए निकाले। अब जैसे माई एक्सप्रेशन ऑफ अ फुल राउंडेड पर्सन वुड बी कि एक इंसान जो अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल रहा है। तो आई यूज्ड टू कुक फॉर माई फैमिली, तो वो भी एक तरह से हॉबी आई यूज्ड टू परस्यू। तो आई थिंक द एग्जामिनेशन इज सच, इतना ज़्यादा स्ट्रेन होता है, कहीं ना कहीं वो जो वेंट आउट करना होता है अपनी एनर्जीज को, वो हॉबीज के थ्रू हो सकता है। दे कैन ऑल्सो बी योर प्लान बी कि ठीक है, आई यूज्ड टू गो बैक टू टीचिंग, आई यूज्ड टू गो बैक टू बीइंग अ कोच व्हेन, अगर ये जो बीच में टाइम मिलता है हमें कि मेंस हुआ, तो आई यूज्ड टू गो बैक टू टीचिंग कि ठीक है, पढ़ाओ, अब क्या कर रहे हो। तो वो जो वैक्यूम होता है, खाली स्पेसेस होती हैं आपकी लाइफ में, दे कैन इजीली बी फुलफिल्ड आपकी हॉबी से, आपके प्लान बी से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको एक पर्सपेक्टिव भी मिलता है। जैसे अब प्लान बी में आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो रिमोटली भी नहीं कनेक्टेड UPSC से, तो तब आपको लगता है कि यार यही दुनिया नहीं है। हाँ। और दुनिया बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली। और बाहर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। राइट। तो वो एक नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। राइट। एंड यू लर्न समथिंग न्यू ऑब्वियसली विद एवरी एक्सपीरियंस। ग्रेट। पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे नीपा। आपने इंटरव्यू 2 बार फेस किया, पहली बार आपको सफलता नहीं मिली, दूसरी बार मिली। पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बताइए, जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है UPSC का, कितना डिफ़िकल्ट होता है वो, उसके लिए क्या अलग प्रेपरेशन करनी होती है, क्या अलग ओरिएंटेशन चाहिए होता है, क्या वो लोग स्किल्स देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, कितनी नर्वस आप थी दोनों बार जब एग्ज़ाम दिया, कैसे अपने आप को काम डाउन किया? थोड़ा सा डिटेल में इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में भी हमें बताइए। So the interview process, according to me, is the most fun and interesting part of this whole journey. Reason being कि you need to engage with a lot of people. Correct. और जो इंसान जिसको ये पसंद है उसके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। Right. Now I remember कि मैं बहुत ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनको मैंने सिर्फ न्यूज़ में देखा था। न्यूज़
एंकर थे वो, और मतलब जैसे होता है ना सेलिब्रिटीज, जैसे अनिल स्वरूप सर है, विकास स्वरूप सर है, फ्रैंक राउजन परेरा, एंड एवरी पर्सन हु हैज सम नेम, तो मॉक्स के थ्रू यू गेट टू मीट देम, एंड दैट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. You they analyze your performance, they give you that much time, and then they give you their feedback. तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. राइट. और टचवुड मुझे इतनी ज्यादा नर्वसनेस नहीं होती थी इंटरव्यू के लिए, बिकॉज मैं उसको ऐसे सोच के जाती थी यार कि वहां पे 5 लोग बैठे वो सिर्फ मुझे ही सुनेंगे. सो दैट वाज लाइक अ वेरी बिग बूस्टर फॉर मी कि वो इतना टाइम निकाल के 5 most respectable people. Correct. They've done so well in their lives. Yeah. We can learn so much from their experiences. और फिर वो तुम्हें analyze कर रहे हैं, वो तुमसे तुम्हारे opinions पूछ रहे हैं. So that presented a really great opportunity. तो मैं aspirants को भी यही कहती हूँ कि it's just another day. वो जो jitters होती हैं, that is a good thing also, because then you prepare for it. Yeah. So मैं फिर इस चीज़ में अपनी hobbies पे भी बहुत focus करती थी, तो this gave me a opportunity to focus on my hobbies also. मैं फिर थोड़े से वेरिड इंटरेस्ट रखने लगी कि जैसे सनसेट टीवी देख लिया या ज्यादा वीडियोस देख ली, टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग. और इकोनॉमिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट उस टाइम पे, तो मुझे ये भी चांस मिला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिबेट सुन ली. तो मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें इकोनॉमिक्स भी है, तो देयर वर प्रोबेबल क्वेश्चन. So the interview also gave me an opportunity to reflect upon various issues as a woman. Right. So मैम पूरा का पूरा जो जर्नी था, आई फील दोनों बार उसमें इंटरव्यू का जो प्रेपरेशन थी वो मेरी फेवरेट थी. ओके. विमेन की आपने बात की, और हमने देखा है कि इस साल बहुत सारी विमेन ने जो है एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है काफ़ी सारे नंबर्स में, और बहुत इस बात को सराहना मिली है एट वेरियस लेवल्स. आप इस चेंज को कैसे देखती हैं? मोर एंड मोर विमेन जॉइनिंग द सिविल सर्विस, स्पेशली द इंडियन पुलिस सर्विस. हाउ डू यू सी, एंड शायद आपको भी इंडियन पुलिस सर्विस एलोकेट होगी, तो आप हमें ये बताइए कि हाउ डू यू सी दिस एज अ चेंज, और जो विमेन कैंडिडेट्स हैं इन पर्टिकुलर जो इस शो को देख भी रही हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैम पहले तो ये पूरी कंट्री के लिए इतने बड़े प्राइड की बात है, राइट, कि हमारी जो बेटियां हैं वो आगे आ रही हैं, और एज अ एक्टिव स्टेक होल्डर दे विल बी manning the policy department, they will be also manning the police department. Right. So they can make change, and I feel that women are more receptive, right, and they are very emotional, so they can use this emotional intelligence in both policy making and policing, right, and also other things, other services. Yes. So I feel, और एक और चीज़ है जो मैं हमेशा से जो अपनी कोलीग्स हैं या जो मेरी विमेन बहनें हैं जो उनको यही बोलना चाहूँगी कि अभी जिंदगी के इम्तिहान बाकी हैं, बनानी अपनी पहचान बाकी है, नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. लवली. ओके, ग्रेट. तो नीपा, हमें तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. फाइनल वर्ड्स आपके, मोटिवेशन के, विजडम के, उन सभी के लिए. मुझे लगता है कि जो फेलियर्स होते हैं, जो बच्चे हैं, फेलियर तो नहीं कहना चाहिए हमें, मुझे लगता है यू नेवर लूज़ इन लाइफ, यू ओनली लर्न. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं जो अनफॉर्चुनेटली जिनके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जो अब सोच रहे हैं कि नाउ व्हाट इन लाइफ, बिकॉज इतने साल उन्होंने इस एग्जामिनेशन में लगाए, ऐसे कई बच्चे होंगे जो लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाए, जिनके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए, या फॉर सम रीज़न दे आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. उनके लिए कुछ बताइए कि उन्हें आगे क्या देखना चाहिए अपनी लाइफ में. आप एक विजनरी के तौर पे आज हमारे सामने हैं, एक सिविल सर्वेंट बन चुकी हैं आप, अपने मम्मी पापा का सपना आपने पूरा किया है, अपना भी आपने सपना पूरा किया है. तो एज अ विजनरी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? मैम एक वर्ड ऑफ एडवाइस ही रहेगी कि कीप अप द स्पिरिट्स. राइट. ये जो भी प्रोसेस में आपने जितनी भी लर्निंग्स हैं, it's a very good time to look back and realize that you have grown as a person. मेरे बहुत सारे friends हैं who unfortunately couldn't make it this time, but I am very sure, मेरे को मतलब अंदर से पता है
कि दे डू समथिंग बिग इन देयर लाइफ। राइट। और आप जो भी कंट्रीब्यूट करें, जैसे भी कंट्रीब्यूट करें, वेदर यू आर ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल और द अदर साइड, आई फील दैट इट्स ओनली गोइंग टू मेक इंडिया बेटर। राइट। तो हर लिहाज से डोंट एवर गिव अप, दिस वाज जस्ट एन ऑब्स्टिकल। अभी भी होप बाकी है, अभी भी बहुत मकाम बनाने बाकी है। राइट, ग्रेट ग्रेट। तो आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि अब बस ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो क्या प्लान्स हैं आपके? कैसे अभी इतना सारी पढ़ाई कर ली आपने, अब आगे के 4-5 हफ्ते आप क्या करने में बिताने वाली हैं, थोड़ा ये भी बताइए। मैम, ये जो पढ़ने का प्रोसेस है, ये जो लर्निंग प्रोसेस है, वो तो नेवर एंडिंग है। क्योंकि अभी तक तो हम मेंस के लिए पढ़ रहे थे, अब मैं ये पढ़ रही हूँ कि साड़ी कैसे बांधते हैं, हाउ टू ड्रेप अ साड़ी। सो आई थिंक वो लर्निंग कर्व हमेशा जिंदगी में ऊपर की तरफ रहना चाहिए, ऊपर की तरफ ही हम लेके जाएं, एंड जैसे जैसे न्यू चैलेंजेस आए वैसे वैसे उनको फेस करें। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में क्लैरिटी से रखें कि व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड योर ऑल दिस परसिवरेंस। तो अपने इंटेंशन से ट्रू रहें। राइट। तो एज फार एज फ्यूचर प्लान्स आर कंसर्न्ड, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना है, फिटनेस पे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एकदम मतलब जो प्रोसेस था वो काफी strenuous था। Absolutely. So now you have to become a very fit person for the police services. तो उस पे ध्यान देना है। A long list of items that need to be shopped. Okay. वो चीजें भी हैं। राइट। और भी बहुत सारी चीजें और भी सीखनी है। राइट। और यही फिर आगे कंटिन्यू करना है। थैंक यू नीपा, सो इंस्पिरेशनल। आपसे बात करके मैं खुद इतना इंस्पायर हो रही हूँ, तो आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ इस इंटरेक्शन से सीख के जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इंडियन पुलिस सर्विस या जो भी सर्विस आपको एलोकेट होती है उसमें आप बहुत अच्छा करें और हम सभी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमेशा बनी रहें। थैंक यू वेरी मच।